दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर ARO से संबंधित यहाँ पर सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगाएंगे। और आप सभी को पता है कि ARO में सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न होते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस कारण से इन 40 प्रश्नों को हम 3 पार्ट में आपके कवर करा रहे हैं, ठीक है ना। इसके पहले आपका पार्ट अपलोड हो चुका है तो उसको भी आप दे सकते हैं। डेली क्लासें आपकी दी जा रही हैं। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट के माध्यम से हिंदी के भी जो हम यहाँ पर जो 6 टॉपिक आपके हैं, है ना, उन टॉपिक को यहाँ पर कवर करा रहे हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची, ऐसे आपकी वीडियो आपके अपलोड हो रहे हैं लगातार, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जो कि 41 नंबर से है कि जलियांवाला नरसंहार हुआ था। जलियांवाला नरसंहार हुआ था, ये कब हुआ था? चलिए जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन सी। अच्छी बात है, ऑप्शन सी आ गया है आप लोगों ने। यहाँ पर देखो ऑप्शन हो गया 13 अप्रैल, है ना। ऑप्शन सी है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अच्छा ये बताइए कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये क्यों हुआ था, है ना। क्यों हुआ था? क्योंकि इसके पहले रॉलेट एक्ट आया था, है ना। और उस रॉलेट एक्ट का विरोध प्रदर्शन में आपके एक थे सैफुद्दीन कुचलो, है ना, किचलो, और एक थे आपके सत्यपाल। उनके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था अमृतसर के जलियांवाले बाग में, ठीक है ना। और उसी समय आपके जनरल जो आपके थे कौन, अंग्रेज जनरल थे डायर ने, वो बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर क्या कर दी थी, गोली चला दी थी। और जिसमें से देखा जाए 1000 लोग तक मारे गए थे, है ना। ये से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये बताइए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो उपाधि, है ना, कह सकते हैं कि वापस कर दिया था, कौन सी, नाइट को उपाधि इसी समय वापस किया था। तो उनको 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे बनते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, नीचे दिया गया नीचे कथनों पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए हम ध्यान देंगे। यहाँ पर इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। कौन सही है कौन आपका नहीं सही है, इस प्रकार से आपका सही किया गया है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपसे दिया गया है, यहाँ पर पॉइंट दिया है कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी थी। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है कि जो आपकी असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप जो आपकी थी कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी थी। दूसरा है कि असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। ये भी बात आपकी सही है ना। तीसरा दिया है कि जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। ये भी सही है ना। ये तीनों ही पॉइंट आपके असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप आपके यहाँ पर फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिया है चौथा पॉइंट कि ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने को राजी हुई थी, तो ऐसा तो नहीं भैया, ये तो राजी नहीं हुई थी, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका जो जवाब है वो आपका 1, 2, 3 आपका जवाब इसका राइट हो जाएगा। और 1, 2, 3 कहाँ पर है? 1, 2, 3 है ऑप्शन राइट आपका सी पर, तो जवाब बन जाएगा सी नंबर। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगी। सभी लोग जानते होंगे कि भारत में आया था साइमन कमीशन। कब आया था? 1928 ईस्वी में, ठीक है। और इसी का विरोध करते समय आपके शेर पंजाब मतलब लाला लाजपत राय को ही कहते हैं, है ना। लाला लाजपत राय को ही शेर पंजाब कहा जाता था। उनको गहरी चोट आ गई थी, उसी समय इन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जवाब हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। चलिए बताइए, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। यहाँ पर दिया है बंगाल, बिहार, मद्रास और आपका उड़ीसा। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका ए नंबर। आपकी बंगाल में अपनी सरकार नहीं बनाई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। कहाँ पर? बंगाल में। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए थे? चलिए बताइए, यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो बचाव पक्ष में आए थे, कौन आए थे? यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा भूला भाई देसाई। कौन थे भाई? तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर भूला भाई देसाई, ठीक है। जो कि आप सभी को पता है कि आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में, कहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया था, ठीक है ना।
तो इसमें से आपके 3 महत्वपूर्ण आपके थे, है ना। मेजर शहनवाज भी थे, कर्नल प्रेम सहगल थे और कर्नल गुरुदयाल सिंह, ठीक है, इन ढिल्लो, है ना। इन पर राजद्रोह का कह सकते हैं आरोप लगाया था, ठीक है। और इन्हीं के बचाव पक्ष के रूप में जो आपके थे, है ना, वो आपके थे भूला भाई देसाई, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान, ये कह सकते हैं भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि बताइए। चलिए बताइए, अंतिम बैठक जो आपकी हुई थी वो आपकी कब हुई थी। यहाँ पर आपका है 24 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950। चलिए जवाब देना है और जवाब भी यहाँ पर आ चुके हैं, ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950 की ये आपकी इनकी अंतिम बैठक थी, ठीक है, अंतिम बैठक आपकी थी, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि यही आपका हो जाएगा, ठीक है। और आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। ये बताइए, भारतीय संविधान है इनमें से सर्वाधिक ऋणी है। ऋण देखा जाए तो उधार लिया है क्या भारतीय संविधान में, कुछ चीज़ें ऐसे लिया है और यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें लिया है, इसलिए इसे बोलता है ऋणी है। और ये कौन सा है, तो भारत शासन अधिनियम 1935। इससे क्वेश्चन कई बार प्रकार से और हर प्रकार से घुमा फिरा के बनते हैं। तो यहाँ पर ऋणी है, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि जो आपका भारतीय संविधान है कई देशों से लिया गया है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा आपका 2/3 जो भाग लिया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इस कारण से इसे हम लोग कह सकते हैं कि इसका ऋणी मानते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत की प्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला पॉइंट दिया है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। क्या ये सही है बात? तो बिल्कुल सही है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। क्या ऐसी बात है क्या? ऐसी बात तो नहीं होती है किसी की सदस्यता लेकिन उनकी समृद्धता खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट है वो आपका कह सकते हैं कि पहला ही सही है। देखते हैं कोई ऑप्शन दिया है। जी हाँ, ऑप्शन आपका ए नंबर मिल गया है, केवल फर्स्ट ही यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अलंकृत अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। कह रहा भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जो आपकी जनजाति भूमि है, खनन है, निजी पक्षकार है, इनका शून्य घोषित जो किया जा सकता है वो कौन सी अनुसूची में ये दिया गया है। इसके बारे में इसका जो दिया गया है वो आपकी 5वीं अनुसूची में किस पर किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। जो संविधान की 5वीं अनुसूची है उसमें राज्यों की अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, नियंत्रण से संबंधित उपबंध आपका किया गया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया, अच्छा यहाँ पर जो दिया है तीसरे में क्या है, किसी को पता है? तीसरी वाली में दिया है जो भारत के विभिन्न पदाधिकारी उनका शपथ ग्रहण के बारे में दिया है ना, उनके शपथ ग्रहण में शपथ के बारे में इसमें आपका दिया गया है। और 9वीं अनुसूची के बारे में आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं कि जो संपत्ति अधिग्रहण की जो विधियां हैं वो इसी में आपको बताई गई हैं, ठीक है ना। और 12वीं अनुसूची में जो आपका 74वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1992 में, है ना, शहरी स्थानीय निकाय को यहाँ पर जोड़ा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 50 नंबर में कि भारत संघ नहीं है। दूसरा दिया है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। बताइए, ये पॉइंट यहाँ पर थोड़ा समझ के दीजिएगा। पहला पॉइंट दिया है भारत संघ नहीं है ना, तो ये तो पहला पॉइंट तो गलत है, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन दूसरे वाले पॉइंट पर फोकस करिए कि किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। क्या बात सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। जब भी किसी राज्य का नाम परिवर्तन होता है तो उनसे पूछ कर नहीं करते हैं कि भाई साहब हम आपके घर का नाम परिवर्तन कर दें क्या, आपके गांव का नाम परिवर्तन कर दें क्या, नहीं होता है ना। संघीय संसद जब वो निर्णय लेती है तो कर देती है। मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है। इस कारण से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि ए गलत है लेकिन आर आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, भारतीय संविधान की 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। आपने आर्टिकल 13 पढ़ा होगा, है ना। आर्टिकल जो आपका 13 है ना, तो इस 13 वाले में क्या दिया गया है, बोला गया है कि जो मूल अधिकार से असंगत था, ठीक है। मतलब ये जो आपका आर्टिकल 13 है ये मूल अधिकार से असंगत था।
इसमें बोला गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा दिए गए अधिकारों को समाप्त करे, ठीक है, या न्यून करे। कुल मिला के हमारी लैंग्वेज में समझिए कि जो आपका आर्टिकल 13 है उसमें से कहा गया है जो आपके मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये इसमें से बोला गया है। तो यहाँ पर सही जवाब का जवाब बनेगा वो आपका सी हो जाएगा कि आपका मौलिक अधिकार को सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है आर्टिकल 13। समझ गए होंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। तो पहला पॉइंट दिया है, अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है। विलंब करता है क्या? विलंब नहीं करेगा, ठीक है, ये पॉइंट गलत है। किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, ये गलत है। किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर 92 का ऑप्शन जो आपका है वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी में सभी का अनुच्छेद 21 उल्लंघन करता है, ठीक है। चलिए आते अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए बताइए 53 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए। तो यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा और हमने आपको बताया भी था कि जो आपका आर्टिकल कौन सा है 39 है ना, आर्टिकल 39 के जो आपका घ है उसमें कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन। अभी बताइए आर्टिकल जो 39 है वो किस में आता है? क्या मौलिक अधिकार में आता है क्या? ये तो नहीं आता है, ये तो नीति निर्देशक तत्व में आता है ना, नीति निर्देशक तत्व में आता है ना, जो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इस कारण से यहाँ पर ये जो आपका दिया है ये इसका ऑप्शन नहीं है, मतलब ये मौलिक अधिकार का नहीं है। मौलिक अधिकार में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार है, कानून के समक्ष बराबरी है, धर्म पालन की स्वतंत्रता ये है ना। बी नंबर आपका यहाँ पर राइट नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। हमने आपको ये भी पॉइंट बताया था कि जो हमारा भारतीय संविधान बना था उस समय आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं जो कि आपके रसिया से लिए गए हैं ये आपके भारतीय संविधान में शामिल नहीं थे। कब शामिल किया गया? ये शामिल किया गया था 42वां संविधान जब आया था संशोधन, है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके कब आया था? तो 1976 में। तो 1976 में ही इसे शामिल किया गया था। और किसकी संस्तुति पर? तो ये था ऑप्शन राइट आपका 54 का यहाँ पर सी आ गया, कह रहे हैं सरदार स्वर्ण सिंह। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, याद रहेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। बताइए, यहाँ पर भी थोड़ा समझने का जरूरी है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ये बताइए कार्यपालिका के अधीन रहकर जो कार्य करती है वो आपकी कौन करती है? तो ये करती है विधान पालिका। कौन करती है? कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, ये आप सभी को पता है। तो इसमें कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? वो विधान पालिका के सदस्य होते हैं। और कार्यपालिका में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना। तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो बनेगा आपका बी हो जाएगा, विधान पालिका हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है। मतलब आपके अमेरिका में और भारत की जो संघीय व्यवस्था है उनमें से एक समानता नहीं है। वो समानता क्या है? तो देखो, केंद्र और राज्यों को शक्तियों का वितरण दिया है, ये तो बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, ये भी सही है। लिखित संविधान, ये भी सही है। लेकिन जो दिया गया है न्यायिक संगठन के दो समुच्चय, न्यायिक संगठन के दो समुच्चय, ये आपके कह सकते हैं कि ये वहाँ से मतलब ये मैच नहीं खाता। इसका मतलब ये है कि भारत में इकहरी नागरिकता है ना, न्यायिक संगठन है, जबकि अमेरिका में इकहरी न्यायिक संगठन नहीं है। बस ये समझिएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कि जो भारत है वहाँ इकहरी न्यायिक संगठन है, जबकि अमेरिका में इकहरी न्यायिक संगठन नहीं है, बस, है ना। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, सरकारिया आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए, सरकारिया आयोग की संस्तुति है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मतलब इस आयोग की जरूरत क्या पड़ी थी, और इस आयोग की जरूरत पड़ी थी किसमें? तो आपके केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा कि आपकी 24 मार्च 1983 को, कब? तो आपकी 24 मार्च 1983, 24 मार्च 1983, ठीक है, 24 मार्च 1983 में केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त आपके थे आर
एस साकरिया उनकी अध्यक्षता में बनाया गया था केंद्र और राज्य संबंधों में जो सुझाव देने के लिए, ठीक है, 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न हमसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण करती है, ये बताइए। भारत की संसद किनके या किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कर्तव्यों या कृत्यों के ऊपर नियंत्रण करती है। तो यहाँ पर दिया है स्थगन प्रस्ताव में, तो ये भी है प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न। मतलब ये तीनों स्थिति में यह कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद होती है कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। मतलब 1 और 2 और 3 ये तीनों ही पॉइंट यहाँ पर आपके सही हैं, तीनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर सही हैं। ठीक है, इनका विस्तार आपको हम थ्योरी में ही बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर विस्तार बताएंगे तो एक क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि एक टॉपिक को लिया जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक भी हो सकता है ना। इस कारण से यहाँ पर जरूरी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। बताइए, किसी भी राज्य में विधान परिषद, याद रखिए कि राज्य में विधान परिषद क्या होती है, उच्च होती है कि नहीं होती है। हाँ, तो विधान परिषद का जो सृजन है या उसकी समाप्ति की जा सकती है किसकी संस्तुति पर। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सी, कि राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्पना पारित करने पर संसद द्वारा ये आपकी कह सकते हैं समाप्ति की जा सकती है या बनाई जा सकती है। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा है कि आंध्र प्रदेश ने अपनी जो विधान परिषद था उससे कहा कि हम हटा देंगे, ठीक है ना, जो कि आपके 169 के अनुसार किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन के बारे में बताया गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न हमसे अगला है, राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से अर्थ क्या है। राष्ट्रीय आय, आपने राष्ट्रीय आय तो सुना ही होगा, सभी ने सुना है। अभी बताइए कि राष्ट्रीय आय का सामान्य रूप से अर्थ क्या होता है। तो इसका जवाब बनेगा कौन सा, ऑप्शन राइट। मतलब होता है, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, जीएनपी बराबर जीडीपी, और एक एक्स मान लेते हैं और माइनस एम कर देते हैं। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए कि जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है और प्लस आपका सब्सिडी, तो इस प्रकार से इसका जो आपका बनेगा वो आपका 60 का ऑप्शन डी बनेगा कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अगर हम परिभाषा से बोलें कि राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक रूप के जो मूल्य के योग हैं, है ना, इसमें से विदेशी जो आपका होता है अर्जित जो विदेशों से अर्जित होता है वो शुद्ध आय भी इसमें से शामिल होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न आपका दिया है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा होगा, तो ये होता है आपके भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, कि प्रत्येक वर्ष संसद के बजट सत्र में बजट प्रस्तुत करने की पूर्व ही जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, है ना, उनके पूर्व ही आपके वित्तीय वर्ष की आर्थिक समीक्षा आपके आंकड़े संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए आते अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है। ये बताइए कि अगर भारतीय केंद्र सरकार में जो बजट है, बजट में अगर आप राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान अगर घटाने देंगे तो क्या बचेगा। तो राजकोषीय घाटे से अगर ब्याज आप घटा देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या मिलेगा, प्राथमिक घाटा मिलेगा। क्या मिलेगा, प्राथमिक घाटा मिलेगा, प्राथमिक घाटा। ठीक है, क्योंकि राजकोषीय घाटा में आपके 2-3 आपके पॉइंट मिलते हैं, जैसे आपका बजट घाटा हो गया, राजस्व घाटा हो गया, प्राथमिक घाटा हो गया, ये तीनों आपके पॉइंट होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, भारतवर्ष में नोट जारी करने की क्या प्रणाली है। भारतवर्ष में नोट जारी करने की क्या प्रणाली है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई देश भी हो फटाफट नोटें बिल्कुल से छापता चला जाए, अनलिमिटेड भी नहीं होता है ना, कुछ ना कुछ एक लिमिट होती है। और ये लिमिट क्या होती है, न्यूनतम कोष प्रणाली क्या होती है भारत में। तो भारत में जो अपनाई जाती है न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई जाती है। मतलब देखा जाए कि आपके 1956 में आपके जो आरबीआई करेंसी थे ना, आरबीआई के द्वारा ये एक न्यूनतम कोष प्रणाली आपकी अपनाई गई थी। और इसमें से कहा गया है कि मतलब कि सरकार के पास जो होना चाहिए वो 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। उसमें से
115 करोड़ सेना तथा 85 करोड़ विदेशी आपकी प्रतिभूतियों आपकी शामिल हो सकती है। मतलब आप कह सकते हैं कि भारत के पास 200 करोड़ रुपए अगर है ना, 200 करोड़ रुपए उनके पास होना अनिवार्य है। इसके अगर जैसे होता है तो आप कह सकते हैं, छाप सकते हैं, जितना कर सकते हो तो आप छाप कर सकते हो, ठीक है। तो न्यूनतम कोष प्रणाली होती है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, घाटे की वित्तीय व्यवस्था में मुद्रा की मात्रा क्या होती है? बढ़ाई जाती है। मुद्रा की मात्रा क्या होती है? बढ़ाई जाती है। कुल मिला के देखा जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति में क्या होती है? मुद्रा आपूर्ति में क्या होती है? आपकी बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं इस पॉइंट को एक शब्द नाम दिया जाता है हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन भी इसे कहा जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया गया है पंचवर्षीय योजना और दूसरा दिया है बल। मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना पर क्या, किस पर फोकस किया गया था, किस पर दिया गया था? तो पहली वाले में तो आप सभी को पता है कि कृषि पर फोकस कराया गया था, है ना। पहली वाले में कृषि पर था। दूसरी वाले में भारी उद्योग था, ठीक है। पाँचवीं में क्या था? पाँचवीं में था गरीबी हटाओ। पाँचवीं में क्या था? गरीबी हटाओ, तो इसका 4 हो जाएगा। नौवीं में क्या था? तो खाद्य सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण था, तो इसका आपका 1 हो जाएगा। अरे कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, कहाँ गड़बड़ हो गया? अच्छा ये कृषि, इसका 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 कहाँ मिला है? तो ऑप्शन आपके पास मिल गया है, ऑप्शन सी आपको मिल गया है। क्या मिल गया है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर मिल चुका है ना। ये आपका हो जाएगा 3 2 4 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि हमने ये कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, हमने सही करा दिया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? चलिए माही सुगंधा नाम सुना है, धान है ना, धान सुगंधा, बिल्कुल सही है। याद रखिए माही सुगंधा किस फसल की है? तो आपकी धान की है। किसकी है? तो आपकी धान की एक विशिष्ट प्रजाति है, ठीक है। और आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, आपके उद्योग दिए गए हैं और किसको स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या पॉइंट आपको बनने वाला है। तो पहला पॉइंट दिया है, कह रहा है प्रथम सूती मिल स्थापना 1954 में बम्बई में की गई थी। तो ये क्या पॉइंट सही है? तो बिल्कुल सही है, बम्बई के पास ही की गई थी, ठीक है। दूसरा दिया है प्रथम मशीन निर्मित कागज 1870 में कलकत्ता के पास विनिर्माण किया गया। तो भाई यहाँ पर दिया गया है कागज निर्माण, है ना, कह रहा है कागज निर्माण। तो ये भाई 1882 में था, ये आपका 1870 नहीं है, ये आपका 1882 में 32 में 1832 ईस्वी में आपके कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में आपका हुआ था, दीसरा में, ठीक है, दीसरा में हुआ था। तो ये पॉइंट आपका गलत है। फिर तीसरा दिया है कि प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 में मद्रास में की गई थी। तो ये क्या पॉइंट सही है? तो ये पॉइंट आपका सही है भाई, 1904 में मद्रास के पास की गई थी। तो इस हिसाब से पहला पॉइंट सही है और आपका तीसरा पॉइंट सही है। तो यहाँ पर जवाब कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, पहला और तीसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं कि भारत में गरीबी का स्तर निर्धारण होता है। भारत में जो गरीब हैं इनका निर्धारण जो होता है वो किस प्रकार से करते हैं? कौन सी तरीके से इसको निकालते हैं कि भारत में गरीबी का स्तर कैसे निर्धारित होगा? तो ये निर्धारण होता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, है ना, वो कितना खर्चा करता है। भारत की गरीबी का आकलन होता है वो आपके योजना आयोग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। अब तो योजना आयोग खत्म हो गया है ना। अब आपका आ गया नीति आयोग। तो उसी के अधीन एक है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, अर्थात एक होता है NSSO, ठीक है, इसके द्वारा संग्रहित होता है, ठीक है, जिसमें से पारिवारिक आधारित उपभोग व्यय के आंकड़ों को आधार पर यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा गरीब है कौन सा अमीर है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो लक्ष्य है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर बताना है लक्ष्य। तो आपका जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर जवाब हो जाए क्या भाई, मुद्रा योजना मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, है ना, रेफरेंस एजेंसी। तो इसका जो आपका है वो आपका सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनरावृत्ति अभिकरण। इसका जो जवाब बनेगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा कि लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, ठीक है, किसमें? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, ये प्रधानमंत्री मुद्रा का योजना कह सकते हैं, इसका किस तरह रखा गया है, ठीक है ना। और इसकी 3 श्रेणियाँ रखी गई हैं, एक 50,000 है ना, 50,000 शिशु के लिए है, ठीक है,
कुल मिला के देखा जाए इसका जो जवाब बनेगा कौन जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा भी हो सकता है। फिर भी अगर आपको बता दें कि जो गैर नियमित छोटे व्यवसाय होते हैं तो उनके लिए व्यवस्था की गई है कि जो शिशु है तो उसे लिए कितना 50,000 रुपये तक, और किशोरों के लिए 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक, और जो थोड़ा और बड़े हैं उनको लिए कितना तो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के लिए निवेश की सुविधा है इसके तहत। अगला दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत आपकी है। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश की पूछा है, उत्तर प्रदेश की है ना, और उत्तर प्रदेश आपने तो अच्छी तरीके से पढ़ाई होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए तो यहाँ पर जवाब आ गया है 16.5, बिल्कुल सही है, 16.5% आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में विगत दशक में सबसे कम जनसंख्या की वृद्धि हुई है। मतलब भारत में देखा जाए सबसे कम जो आपकी जनसंख्या हुई है 10 की वृद्धि, वो कहाँ पर हुई है तो 10 की वृद्धि एक जगह माइनस में हुई है, माइनस कितना 0.6%। कहाँ पर हुई है तो आपके नागालैंड में। ठीक है ना, तो न्यूनतम आपकी कहाँ हुई है तो आपके नागालैंड पर आपकी हुई है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो भारत की जो 10 की वृद्धि हुई है 17.64% के आपके रही है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न से अगला है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जो जनपद है आपको कौन है। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जो आपका जनपद है आपका कौन सा है 72 नंबर में। तो 72 का नंबर आपका गौतम बुद्ध नगर है। साक्षर पूछा है ना तो बिल्कुल सही है, ये नंबर हो जाएगा। साक्षर पूछा है तो साक्षर कहाँ पर है गौतम बुद्ध नगर में आपको हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में आपका सर्वाधिक आपका है। ठीक है, और फिर देखा जाए तो आपके कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का जो पुरुष स्त्री अनुपात है वो कितना है। तो पुरुष स्त्री अनुपात भी आप बता सकते हैं, 1000 में 943 है ना, 1000 पुरुष तो 943 इसमें से आपकी महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रहेगा। ठीक है, अच्छा 2000 वही, ये तो देखो 2011 की बात है, और लेकिन 2000 जो एक में रहा है आंकड़ा जो था वो कितना रहा है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्या होता है आंकड़े पूछ लेता है, तो उसमें से 933 हुआ करता था। 933 मतलब 1000 पुरुष थे तो 933 उसमें महिलाएं थी। ठीक है, लेकिन जो 2011 में ये आंकड़ा बढ़ चुका है। अगला दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। 74 नंबर में बताइए, 74 नंबर में। तो इस शिशु मृत्यु दर कहाँ पर है, साक्षर वाले जो आपके देखा जाए भारत में केरल राज्य है। ठीक है, केरल राज्य है सबसे कम है, मतलब देखा जाए तो मात्र 12 है। मतलब कह सकते हैं कि जो निकाला जाता है 100 लोगों में तो वहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी कितनी है तो आपकी 12 यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है भारत के निम्नलिखित स्थल अवरुद्ध राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखो ये दिया गया है स्थल अवरुद्ध राज्यों में। स्थल अवरुद्ध राज्य मतलब हुआ जिनके सीमाएं आपके पानी से नहीं मिलती होंगे, है ना, तो वही तो हो सकते हैं, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और आपका मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर 75 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, 75 का ऑप्शन सी हो जाएगा पंजाब। ठीक है, यहाँ की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है आपका सर्वाधिक है। ठीक है, जवाब बन जाएगा कौन सा, यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत न्यूनतम है। देखो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन ये दिए गए हैं, तो इनमें कौन सा हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत न्यूनतम है, न्यूनतम पूछा है, तो ये कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा 76 का ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आपका न्यूनतम है, लगभग 10% है, मात्र 10% यहाँ पर नगरीय जनसंख्या है। ठीक है ना, चलिए वैसे देखा जाए गोवा में तो भाई कितनी परसेंट है, 62% है वहाँ पर जो नगरीय है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है, तो भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो हमारे साथ दिखाई दे रही है यही तो होती है पर्यावरण। दूसरा दिया है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है, ये भी सही है। मतलब इसके राइट आंसर आपका जो बनेंगे वो आपका हो जाएगा डी नंबर, चाहे वो भौतिक क्रिया हो, चाहे जैविक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, सभी जो आपकी चारों तरफ है आपकी क्या है तो आपका पर्यावरण ही है। ठीक है, अगला दिया गया है कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करिएगा, ऑफलाइन भी कमेंट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद है सभी लोग कमेंट भी करेंगे।
और पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करिएगा। ठीक है, लगातार क्लासें आपको दी जा रही हैं। जो लोग अभी हिंदी क्लास नहीं पा रहे हैं तो हिंदी की क्लास आप लोग लगाना शुरू कर दीजिए। यूपी स्पेशल की भी यहाँ पर क्लास चलाई गई है। साथ में आपको प्लेलिस्ट में आपको हिंदी के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, जो चैप्टर वाइज आपके हैं, ठीक है, जिसमें से आपकी 6 चैप्टर आपके हैं उनको भी आप दे सकते हैं। लगातार आपकी क्लासें दी जा रही हैं। ठीक है, गुड नाइट सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को जय हिंद।